हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। शुरू करते हैं कहानी। दिल का फैसला। आरव जब अपने घर आया तो उसके घर में मातम का माहौल था। सामने बड़े भाई जीवन की बॉडी रखी थी। उसकी माँ वंदना जी जीवन की बॉडी से लिपट कर रो रही थी। आरव को देख वह और जोर जोर से रोने लगी और बोली, आरव देख अपने भाई को, वह उठ नहीं रहा। मेरा हंसता खेलता बच्चा अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर चला गया। आरव ने अपनी माँ को गले लगा लिया। वह उन्हें संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसकी माँ को जीवन के जाने का बहुत दुख था। शुरू से ही आरव अपनी माँ और भाई से दूर रहा, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। इसलिए वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। वही जीवन को शुरू से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह अपने पापा की दुकान संभालता या अपनी माँ की मदद करता। वंदना जी भी शुरू से ही जीवन को ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वह हर अच्छे बुरे काम में उनका साथ देता। पर आरव उनके गलत कामों में कभी उनका साथ नहीं देता था। वह तो उन्हें भी गलत काम करने से मना करता था। आरव ने अपनी रोती हुई माँ को गले लगाए हुए ही पूछा, माँ, भाभी कहाँ हैं? ये सुन वंदना जी चिल्लाते हुए बोली, होगी अपने कमरे में। उसे भला क्यों मेरे बेटे के जाने का दुख होगा? वह तो कब से उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। आरव नजर घुमाकर देखता है तो देविका सबसे पीछे एक कोने में बैठी थी। आज भी उसके चेहरे पर वही उदासी और आंखों में वही खामोशी थी जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कितनी दुखी है। आरव ने हमेशा उसे ऐसे ही देखा था। आज से 1 साल पहले जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो वह बिल्कुल खिले हुए फूल की तरह ताजगी और खुशबू से भरपूर थी। पर अगले ही दिन से उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। वह हर समय डरी और सहमी रहती। किसी के तेज आवाज में बोलने से ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। आए दिन उसके चेहरे या शरीर पर कोई नया जख्म होता। आरव ने कई बार अपनी माँ से पूछा भी कि भाभी को इतनी चोट क्यों लगती है, पर उसकी माँ यह कहकर बात टाल देती कि अभी वह कम उम्र की है, उसे काम करना नहीं आता, इसलिए अक्सर चोट लगवा लेती है। पर धीरे धीरे आरव समझ गया कि ये चोटें काम करने से नहीं, बल्कि उसके भाई के द्वारा दी जाती थी। वैसे तो आरव घर में कम ही रहता था। वह सिर्फ 8-10 दिन के लिए ही घर आता था, फिर कई महीनों तक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। पर उन 8-10 दिनों में ही उसे एहसास हो गया कि उसका भाई अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। जीवन अक्सर शराब पीकर घर आता, उसके बाद पूरी रात देविका पर जुल्म करता। आरव ने कई बार अपनी माँ से कहा भी कि वह भाई को समझाए, पर वंदना जी ये कहकर उसे चुप करवा देती कि यह पति पत्नी के बीच का बात है, उसे उनके बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं। आरव को अपने भाई जीवन और माँ की यही आदत पसंद नहीं थी। दोनों एक दूसरे की गलती पर पर्दा डालते रहते थे, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा घर से दूर रहता। आज सुबह ही उसे पता चला कि कल रात उसके भाई जीवन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। चाहे जीवन कितना भी बुरा था, पर था तो उसका भाई ही, इसलिए वह तभी घर के लिए निकल गया। यहाँ पहुंचकर उसने अपनी माँ को संभाला। उसके पिता तो उसकी छोटी सी उम्र में ही गुजर गए थे। वंदना जी अपने पति की दुकान चलाकर घर का गुजारा चला रही थी। कुछ दुकान की कमाई और कुछ पति की जमा पूंजी से उनका गुजारा आराम से चल रहा था। आरव पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करना चाहता था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहने लगा। घर में उसकी माँ और भाई अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे थे। 1 साल पहले ही उसके भाई की शादी देविका से हुई थी। जब आरव ने पहली बार देविका को देखा तो वह उम्र में उसके भाई से बहुत छोटी थी। आरव ने जब अपनी माँ से उसकी उम्र पूछी तो उसकी माँ ने बताया कि उन दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क है। जीवन 26 साल का लंबा चौड़ा आदमी था, वहीं देविका 18 साल की नाजुक सी लड़की। देविका के परिवार से मिलकर आरव को पता चला कि देविका एक गरीब परिवार से है। उसके परिवार में 6 भाई बहन हैं।
देविका तीसरे नंबर की बेटी है, इसलिए उसके परिवार वालों ने देविका की शादी उससे इतने बड़े जीवन से कर दी। उन्हें बस किसी तरह अपनी बेटियों की शादी करनी थी। देविका देखने पे बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जीवन ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। पर वंदना जी चाहती थी कि वह अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करे, पर जीवन तो देविका की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो गया। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ देविका से ही शादी करेगा। देविका के लिए उसका पागलपन देख वंदना जी ने उसकी शादी देविका से कर दी। जीवन का देविका के लिए पागलपन देविका पर बहुत भारी पड़ा। जीवन पूरी रात देविका के जिस्म से खेलता, उस पर जोर जबरदस्ती करता, जिसका सबूत सुबह देविका की सूजी हुई आंखें और थका हुआ शरीर होता। रात में जीवन उसे चैन नहीं लेने देता और दिन में वंदना जी उस पर जुल्म करती। वह उससे घर का सारा काम करवाती, यहाँ तक कि जो काम जरूरी नहीं होता वो भी करवाती। वंदना जी उसे 1 मिनट भी आराम करने का समय नहीं देती। देविका चुपचाप उनके हर जुल्म सहती। वह बेचारी तो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके घर के हालात उसे वापस जाने की इजाजत नहीं देते थे। घर में गरीब माँ बाप और छोटे भाई बहन के बारे में सोचकर वह जीवन और उसकी माँ का हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। आरव से देविका की हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह घर बहुत कम आता था। आज देविका की हालत देख उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी आज़ादी से खुश है या विधवा होने के गम से दुखी। आरव ने सबके साथ मिलकर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। जब वह रात में घर लौटा तो देविका अभी भी खामोश ऐसे ही बैठी थी। वंदना जी अपने कमरे में जा चुकी थी। वह देविका के पास जाकर बोला, भाभी अब आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। देविका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आरव भी अपने कमरे में चला गया। अगले कुछ दिनों तक उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहा। आरव भी अपनी माँ की हालत देख यही रहने का फैसला करता है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। आरव ने अपनी माँ के पास रहकर ही नौकरी करने का फैसला किया। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह रोज किसी न किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता। धीरे धीरे वंदना जी ने देविका को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। जीवन की मौत के बाद तो उन्होंने देविका को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। पहले वंदना जी और जीवन मिलकर दुकान संभालते थे, पर जीवन के जाने के बाद उनके लिए अकेले दुकान संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने भाई विनय को अपने घर बुला लिया। विनय वंदना जी का सबसे छोटा भाई था। उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, पर उसकी दोनों ही पत्नियां उसकी आदतों से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई। वह छोटे मोटे काम करके अपने गुजारा चलाता था। वंदना जी ने जब विनय को अपने घर बुलाया तो आरव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी माँ से कहा कि उन्हें विनय मामा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वह विनय के बारे में अच्छी तरह जानता था। विनय 1 नंबर का अय्याश आदमी था। वह हर आती जाती औरत को छेड़ता, उनसे गंदी गंदी बातें करता। कई बार तो लोगों ने उसकी बहुत पिटाई भी करी, पर वह फिर भी अपने आदतों से बाज नहीं आया। वह अपनी माँ को भी समझाता है कि देविका के रहते विनय को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, पर वंदना जी ने यह कहकर उसे चुप करवा दिया कि तू तो दुकान नहीं संभालेगा। जीवन के जाने के बाद मैं अकेली दुकान नहीं संभाल सकती, इसलिए मैंने अपनी मदद के लिए विनय को यहाँ बुलाया है। वह दूसरों के यहाँ काम करता है, इससे अच्छा तो मेरी दुकान पर ही काम कर लेगा। किसी अपने के दुकान पर होने से मुझे भी दुकान की ज्यादा चिंता नहीं होगी। आरव को समझ नहीं आया कि वह कैसे अपनी माँ को समझाए कि विनय की दुकान पर होने से उनकी चिंता कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। उसने वंदना जी को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने भाई को बुला लिया। शुरुआत के कुछ दिनों तक विनय ने अच्छे से काम किया। वंदना जी भी अपने भाई के काम से खुश थी। अब वह अक्सर पूरी दुकान विनय के भरोसे छोड़कर घर पर आराम करती। विनय वंदना जी की गैर मौजूदगी का खूब फायदा उठाता। जैसे जैसे समय बीता,
विनय का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। वह दुकान और घर दोनों पर अपनी मर्जी करता। आरव को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए वह सुबह ही निकल जाता और रात में ही घर में घुसता। उसे विनय की हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब तो वंदना जी से ज्यादा विनय देविका को परेशान करता। वह उस पर ऐसे हुक्म चलाता जैसे वह उसकी गुलाम हो। अपना हर काम वह देविका से कराता। अपनी पसंद का खाना बनवाता, अपने कपड़े धुलवाता, प्रेस करवाता, यहाँ तक कि कभी कभी सिर दर्द का बहाना कर उससे अपना सिर भी दबवाता। वह किसी न किसी बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता। देविका उससे दूर रहने की पूरी कोशिश करती, पर उसकी गंदी नजरें हर वक्त देविका पर गड़ी रहती। जब तक विनय घर में रहता, देविका या तो रसोई में काम करती या अपने कमरे में घुसी रहती। वंदना जी भी अपने भाई की हरकतों को नजरअंदाज कर देती, क्योंकि वह तो पहले से ही देविका को पसंद नहीं करती थी। जीवन के चले जाने के बाद वह देविका को भी यहाँ से निकाल देना चाहती थी, पर देविका अपनी मजबूरी के चलते कहाँ जाती। वह अपने माँ बाप के घर जाकर उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह हर दुख तकलीफ सहते हुए भी यहीं रह रही थी। विनय देविका की इसी मजबूरी का फायदा उठाता और उसे खूब परेशान करता। आरव ने भी कई बार महसूस किया कि विनय के आने के बाद से देविका और ज्यादा डरी और सहमी रहती। जब भी आरव किसी काम से रसोई में जाता तो वह डर जाती। वह हर वक्त अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखती। उसने सोचा था कि विनय बाहर कैसी भी हरकतें करता हो, पर जीवन उसके बेटे जैसा था और उसकी पत्नी के साथ विनय कोई गलत हरकत नहीं करेगा। पर अब उसे शक होने लगा कि शायद विनय देविका को परेशान करता है। उसने कई बार देविका से भी इस बारे में बात करनी चाहिए, पर उसे समझ नहीं आया कि वह इस तरह की बात देविका से कैसे पूछे। एक दिन आरव अपनी माँ को बताता है कि वह 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है। वह शाम के समय अपना सामान पैक करके निकल गया। देविका जानती थी कि आरव के सामने विनय उसे परेशान नहीं करेगा, पर आरव 2 दिनों के लिए बाहर गया था, इसलिए विनय जरूर इसका फायदा उठाएगा। उसने विनय के आने से पहले ही सारा काम खत्म किया और अपने कमरे में बंद हो गई। वंदना जी आजकल बीमार रहती थी, इसलिए वह दवाई लेकर जल्दी से सो जाती थी। विनय जब दुकान से घर आया तो उसने देखा वंदना जी अपने कमरे में सो रही हैं। फिर उसने देविका के कमरे की तरफ देखा, जिसका दरवाजा बंद था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वह अपने कमरे में गया और कपड़े बदलकर बाहर आया। उसने देविका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। देविका ने बिना दरवाजा खोले ही पूछा, कौन है? विनय उससे बड़े ही आराम से बोला, मेरे लिए खाना लगा दो। विनय की आवाज सुन देविका घबरा गई। वह कमरे के अंदर से ही बोली, आपका खाना टेबल पर रखा है, आप खा लीजिए। विनय फिर से बोला, क्या मैं ठंडा खाना खाऊंगा? जाकर मेरा खाना गर्म करो। पर बहुत देर तक भी देविका बाहर नहीं आई। यह देख विनय को गुस्सा आ गया। वह दरवाजा जोर जोर से बजाते हुए बोला, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं दीदी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। फिर वह तुम्हारा क्या हाल करेंगी ये तुम अच्छे से जानती हो। देविका जानती थी कि आरव के सामने तो वंदना जी उस पर हाथ नहीं उठाती थी, पर आज आरव घर पर नहीं था, इसलिए वे उसे जरूर सजा देंगी। कुछ देर बाद धीरे से दरवाजा खुला और देविका बाहर आई। देविका को देख विनय की आंखों में चमक आ गई। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, चलो और खाना गर्म करो। देविका खाना लेकर किचन में चली गई। जब वह खाना गर्म कर रही थी तो उसे किसी की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो विनय बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। ये देख वह डर गई। उसने डरते हुए ही कहा, आप बाहर बैठिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। विनय देविका को देखते हुए बोला, जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने खाना गर्म किया और प्लेट में लगाकर विनय के सामने रख दिया।
विनय ने एक नजर देविका को देखा, फिर खाना खाने लगा। देविका ने यही सही मौका समझा। वह जल्दी से मुड़ी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, पर इससे पहले वह आगे बढ़ती, विनय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? देविका उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, वो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वह उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो, इसलिए जब तक मैं खाना नहीं खा लेता चुपचाप यहीं खड़ी रहो। देविका बेचारी डर से वहीं खड़ी रही। विनय जानबूझकर धीरे धीरे खाना खा रहा था। बीच बीच में वह देविका को भी देख रहा था। देविका के लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया। उसका दिल किया कि वह जल्दी से अपने कमरे में भाग जाए, नहीं तो आज कुछ बुरा हो जाएगा, पर वह मजबूरी में वहीं खड़ी रही। विनय ने जब खाना खा लिया तो देविका बर्तन उठाकर किचन में ले जाने लगी। तभी विनय की आवाज आई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए एक कप कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। ये सुन देविका के बढ़ते कदम रुक गए। वह इस वक्त विनय के कमरे में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर अपनी मजबूरी के चलते वह कॉफी बनाकर कमरे के बाहर से ही दरवाजा खटखटाने लगी। उसने सोचा जब विनय दरवाजे पर आएगा तो वह यहीं से उसे कॉफी पकड़ाकर चली जाएगी। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर जब विनय बाहर नहीं आया तो देविका ने अंदर जाकर कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसने एक चैन की सांस ली। वह कॉफी टेबल पर रखकर जैसे ही पलटी, उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने देखा विनय दरवाजे की कुंडी लगा रहा है। यह देख वह डर गई। वह तेजी से दरवाजे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वह बेशर्मी से मुस्कुराया और देविका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्योंकि अब जो मैं करूंगा वह दरवाजा खोलकर नहीं हो सकता। देविका उसके इरादे अच्छे से समझ रही थी। वह डरते हुए बोली, आप ये सही नहीं कर रहे, मैं शोर मचाकर सब कुछ बुला लूंगी। वह उसके पास आकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, किसे बुलाओगी? तुम्हारी सासू माँ को? वह तो अपनी दवाइयों के असर से गहरी नींद में सो रही होंगी, और आरव तो घर पर है ही नहीं। अब बताओ किसे बुलाओगी? ये कहते हुए उसके कदम देविका की तरफ बढ़ने लगे। वहीं देविका उसके हर बढ़ते कदम के साथ पीछे हो रही थी। पीछे होते होते वह दीवार से जा लगी। विनय उसके एकदम करीब आ गया और उसके बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए बोला, कितने दिनों से मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। आज जब ये मौका मुझे मिला है तो मैं एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने देविका को बाजू से पकड़ा और खींचते हुए पलंग पर धकेल दिया। देविका उसकी पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कहाँ वह कमजोर और नाजुक सी लड़की और कहाँ विनय, एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी। कुछ ही देर में विनय ने देविका को पूरी तरह से अपने नीचे दबा लिया। जैसे ही वह देविका के होठों को छूने वाला था, किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन विनय घबरा गया। उसने अपना एक हाथ देविका के मुंह पर रखा और उसकी चीखों को उसके गले में ही दबा दिया। देविका की आवाज उसके गले में ही दब गई। तभी फिर से दरवाजा बजा। अब की बार आरव की आवाज आई, दरवाजा खोलो। आरव की आवाज सुन विनय के पसीने छूट गए। उसने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त आरव आ जाएगा। आरव की आवाज सुन देविका को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अपनी पूरी ताकत से विनय को धक्का दिया। विनय इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह देविका के धक्का देने से पलंग से नीचे गिर गया। देविका तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। विनय भी उसके पीछे भागा, पर इससे पहले वह उसे पकड़ पाता, देविका ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही आरव की नजर देविका की हालत पर पड़ी। उसकी हालत देख कोई भी समझ सकता था कि अंदर उसके साथ क्या हो रहा था। देविका ने जब आरव को देखा तो वह उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आरव ने भी उसे गले लगा लिया। उसने एक नजर विनय की तरफ देखा, जो ढीठ बना अब भी उसके सामने खड़ा था। यह देव आरव का गुस्सा बढ़ गया।
उसने देविका को अपने से अलग किया और विनय की तरफ बढ़ने लगा। विनय आरव को अपनी तरफ आता देख घबरा गया। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था, आरव ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। आरव का मुक्का इतना तेज था कि विनय के मुंह से खून निकलने लगा। आरव ने विनय पर अपने मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। विनय भी अपने बचाव में आरव को मार रहा था। घर में इतना शोर सुन वंदना जी जाग गई। जब वह विनय के कमरे में आई तो दोनों को यूं लड़ता देख चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? वंदना जी की आवाज सुन दोनों उनकी तरफ देखने लगे। आरव अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं है, आप इसे अपने घर में मत रखिए। देखिए मेरी बात ना मानने का नतीजा। उसने देविका की तरफ इशारा किया। देविका अपने आप को दोनों हाथों से छुपाए आंसू बहा रही थी। वंदना जी भी उसकी हालत देखकर समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। विनय वंदना जी के पास आकर बोला, दीदी, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये लड़की तो खुद मेरे कमरे में आई थी और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया। विनय की बात सुन देविका और आरव चौंक गए। आरव अपनी माँ से बोला, माँ, ये झूठ बोल रहा है, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं वापस घर आ गया। जब मैं घर आया तो इसके कमरे से मुझे देविका के चिल्लाने की आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा भी देविका ने ही खोला। यह तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। अगर आज मैं सही समय पर नहीं आता तो ये देविका के साथ न जाने क्या करता। वंदना जी ने एक नजर देविका को देखा, फिर विनय की तरफ देखकर बोली, विनय, क्या तू इस लड़की के साथ शादी करेगा? उनकी बात सुन तीनों चौंक गए। विनय की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वह तो कब से देविका को पाना चाहता था। शादी करके तो उसे देविका के साथ कुछ भी करने का हक मिल जाता। वही देविका ये सुन खड़ी हो गई। वह तेजी से नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं इनसे कैसे शादी कर सकती हूँ? आरव भी कहता है, माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? विनय मामा भाभी के पिता की उम्र के हैं, उनके साथ इसकी शादी करवाकर आप इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। वंदना जी देविका की तरफ देखकर बोली, अरे, इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं, आबाद हो जाएगी। एक विधवा से भला कौन शादी करेगा? अगर विनय इससे शादी कर लेगा तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। वैसे भी मैं अब और इसका बोझ नहीं उठा सकती। या तो ये अपने माँ बाप के घर चली जाए या विनय से शादी कर ले। वंदना जी की बात सुन देविका बिलख बिलख कर रो पड़ी। वह वंदना जी के पैर पकड़ते हुए बोली, माँ जी, आप मुझे एक नौकरानी समझकर इस घर के एक कोने में पड़े रहने दीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। उसकी बात सुन वंदना जी कठोर स्वर में बोली, तो फिर विनय से शादी कर ले। या तो तू विनय की पत्नी बनकर इस घर में रह सकती है या फिर अपने माँ बाप के घर जा सकती है। वंदना जी की बात सुन देविका नाम में सिर हिलाते हुए विनय की तरफ देखने लगी, जो अपनी ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। उसकी नजरों से देविका को ऐसा लगा जैसे विनय की नजरें उसके शरीर के हर हिस्से को छू रही हों। उसने घिन से अपनी नजरें फेर ली। अपनी माँ की बातें सुन आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे अपनी माँ की यही बात पसंद नहीं थी। वह हमेशा गलत का साथ देती थी। आज उन्हें अपने भाई को धक्के देकर इस घर से निकालना चाहिए था, पर वो तो उल्टा देविका को ही उससे शादी करने के लिए कह रही थी। उसने एक नजर देविका को देखा, जो अपनी मजबूरी के चलते बिलक बिलक कर रो रही थी। वहीं विनय बेशर्मी से देविका को अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। आरव ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक आत्मविश्वास था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया हो। उसने देविका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर के मंदिर में ले आया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने वहीं रखा सिंदूर उठाया और देविका की मांग भर दी।
ये देख सभी हैरान रह गए। वंदना जी ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मारा, पर आरव को इस चाटे से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह देविका को अपने करीब कर बोला, आप यही कह रही थी कि देविका किसी की पत्नी बनकर ही इस घर में रह सकती है, तो अब से ये मेरी पत्नी है। आज से ये मेरी पत्नी की हैसियत से इस घर में रहेगी। वह विनय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, और अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूं, तो आप अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। इस वक्त जो गुस्सा आरव की आंखों में था, उसे देखकर विनय डर गया। उसने अपना सामान लिया और वहां से चला गया। आरव ने देविका का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आया। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होने से वह डर गई। वह आरव से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जब आरव ने देखा कि देविका उससे डर रही है, तो वह उसका हाथ छोड़ सोफे पर बैठ गया। आरव यह सोचने लगा कि अभी अभी उसने जो फैसला लिया था, क्या वह सही था। उसने एक नजर देविका को देखा। आज पहली बार वह देविका को गौर से देख रहा था। छोटा सा मासूम चेहरा, जिस पर दो बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें दुनिया भर का दुख आंसू बनकर बह रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि अब वह उसकी पत्नी है। वह उठा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जब वह फ्रेश होकर बाहर आया, तब भी देविका ऐसे ही बैठी थी। उसने बहुत आराम से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। ये कहकर वह बैठ के एक कोने में लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा देविका सोफे पर सिकुड़ कर लेटी है। वह समझ गया कि उसे इस रिश्ते को वक्त देना होगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा, तो उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। वह कमरे से बाहर निकला तो वंदना जी देविका पर चिल्ला रही थी। देविका सिर झुकाकर उनका गुस्सा झेल रही थी। आरव जल्दी से देविका के पास पहुंचा और उसे अपने पीछे करते हुए बोला, माँ, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? वंदना जी गुस्से में बोली, ये लड़की एक मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। पहले ही मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे बेटे पर भी नजर गड़ाए बैठी है। पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तू इसे अभी इसी वक्त इसके घर छोड़कर आ। वह उनकी बात सुन बोला, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये मेरी पत्नी है और अब ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वंदना जी ने भी गुस्से में कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती। कल रात जो भी हुआ वो तूने गुस्से में किया, इसलिए मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। आरव ने एक नजर अपनी माँ को देखा, फिर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया और देविका का हाथ पकड़कर घर से बाहर चला गया। वंदना जी यह सोचकर खुश हो गई कि उनका बेटा उनकी बात मानकर देविका को उसके घर छोड़ने गया है। सुबह से शाम हो गई, पर आरव वापस नहीं आया। अब वंदना जी को चिंता होने लगी। वह चिंता में इधर उधर चक्कर काटने लगी। तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसके साथ देविका को देख वंदना जी की आंखें बड़ी हो गई। वह आंखें फाड़े देविका को देखने लगी। इस वक्त देविका ने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र उसे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन बना रहे थे। आरव अपनी माँ के सामने अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोला, अब आप तो क्या, कानून भी इस शादी को मानने से इनकार नहीं कर सकता। ये कहकर वह देविका को लेकर अपने कमरे में चला गया। आज भी आरव बेड पर और देविका सोफे पर लेटे थे। देविका की आंखों के सामने आज जो भी हुआ फिल्म की तरह चलने लगा। आरव देविका को लेकर अपने दोस्त के घर चला गया था, जहां उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसके दोस्त ने उसके इस फैसले में उसका पूरा साथ दिया। उसके दोस्त की पत्नी ने देविका को तैयार कर दिया। वे सभी लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे, जहां आरव ने कानूनी तौर पर देविका से शादी कर ली। अपनी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते देविका की आंख लग गई। आरव को अब भी नींद नहीं आ रही थी। उसने देविका की तरफ देखा, जो सोफे पर सो रही थी। आज देविका बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज से पहले देविका साधारण कपड़े पहनती थी, पर आज इस लाल साड़ी में
उसका रूप और भी निखर रहा था। आरव उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र देख उसे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ उसकी है। ये एहसास उसके चेहरे पर खुशी ले आया। देविका को देखते देखते कब उसकी भी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन वह बाजार गया और देविका के लिए कुछ नए कपड़े ले आया। वह कपड़े देविका को देते हुए बोला, आज से तुम ये कपड़े पहनोगी। देविका ने जब वो कपड़े देखे तो उसे वो बहुत पसंद आए। उसे शुरू से ही ऐसे चटक रंग पहनने का बहुत शौक था, पर शादी के बाद जीवन के व्यवहार ने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। वह हर वक्त उस पर जुल्म करता। धीरे धीरे देविका ने सजना संवरना बंद कर दिया। आज जब आरव ने उसकी जिंदगी में फिर से रंग बिखेरने की कोशिश करी तो वह भी आरव की खुशी के लिए उसके रंग में रंगती चली गई। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी दुकान पर बैठने लगा, क्योंकि वंदना जी बीमार रहने लगी थी। उसकी मेहनत और समझदारी से उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे उसने दुकान का काम बढ़ा दिया। वह रात दिन मेहनत करता। उसने अपनी मेहनत से और 2 नई दुकानें खरीद ली। देविका भी घर में रहकर वंदना जी की बहुत सेवा करती। बीमारी के कारण वंदना जी बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। ऐसे समय में देविका ने उनकी पूरे मन से सेवा करी। देविका का सेवा भाव देख वंदना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें समझ आया कि देविका कितनी अच्छी लड़की है। उन्होंने देविका के साथ कितना बुरा किया था, पर देविका ने सब कुछ भुलाकर पूरे तन और मन से उनकी सेवा करी। उन्होंने देविका से अपने किए की माफी मांगी और देविका ने भी खुशी खुशी उन्हें माफ कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देविका आरव का हर काम करती। उसके कपड़े निकालना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसका हर छोटा बड़ा काम वह खुद करती। आरव भी देविका की खुशी का पूरा ख्याल रखता। उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाता, उसे बाहर घुमाने ले जाता। पर अब भी उन दोनों का रिश्ता पूरा नहीं हुआ था। एक रात जब आरव घर आया तो देविका कमरे में नहीं थी। वह देविका को ढूंढते हुए छत पर आ गया। वह देखता है कि देविका छत पर खड़ी चांद को निहार रही है। आरव चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो गया। देविका ने जब आरव को देखा तो बोली, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। ये कहकर वह जाने लगी, पर आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे रोकते हुए बोला, थोड़ी देर और रुक जाओ। आज देविका को आरव की आवाज में एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा था। वह मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। आरव भी उसकी आंखों में देखने लगा। वह उसके करीब आकर बोला, देविका, मैं जानता हूँ हमारा रिश्ता जिन हालातों में जुड़ा वह नॉर्मल नहीं था, पर मैं सच्चे दिल से ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। क्या तुम भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? आरव की बात सुन देविका शर्मा गई। अब तक आरव ने उसके लिए जो भी किया था, उससे देविका के दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत दोनों ही थे। पर एक लड़की होने के नाते वह पहल करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज आरव के शब्दों में उसे एहसास कराया कि प्यार का एहसास कराने के लिए हिम्मत की नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। और आज आरव ने उसे अपने प्यार का एहसास कराया था। वह उसके सीने से लग गई। देविका के अपने सीने से लगते ही आरव को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने देविका को अपनी गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर जैसे जैसे वह देविका के करीब होने लगा, देविका की घबराहट बढ़ने लगी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। आरव ने जब देखा कि वह घबरा रही है तो वह रुक गया और बोला, देविका, अपनी आंखें खोलो। पर देविका ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि आज से पहले सिर्फ जीवन ही उसके करीब आया था। जीवन उसके शरीर के साथ रोज खेलता। वह चीखती चिल्लाती, पर जीवन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखें उसके गले में ही दबा देता। जीवन ने उसके दिल में एक डर बिठा दिया था, जो आज भी देविका की यादों में ताजा था। आरव को जब देविका के डर का आभास हुआ तो वह रुककर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से उसकी आंखों को अपने होठों से छू लिया।
उसके ऐसा करने से ही देविका ने अपनी आंखें खोली। वह आरव की आंखों में देखने लगी, जहां उसे प्यार के सिवाय कुछ नहीं दिखा। आरव समझ गया कि जीवन देविका के साथ कैसा व्यवहार करता था, इसलिए उसने देविका के माथे पर किस किया और बोला, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगा। ये कहकर वह उठने लगा, पर देविका ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और बोली, मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा डर लग रहा है। आरव मुस्कुरा दिया। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज मैं तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी सारी बुरी यादें भूल जाओगी। और आरव ने ऐसा ही किया। उस रात उसने देविका को इतना प्यार किया कि वह पिछली सारी बुरी यादें भूल गई। आरव के प्यार ने देविका की जिंदगी प्यार और खुशियों से भर दी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।